हेलो बच्चों, your exams are just around the corner and you still have almost 40 to 50 days left, and this is the perfect time to begin your revision, and that's why I am here. I am Vijay Krishna. और बच्चों, आज से मैं आपके हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक है, लेकिन आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। मुझे पता है आप सब में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो परेशान हो रहे होंगे कि एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं, चैप्टर का रिवीजन नहीं हुआ है। तो आज से बच्चों हम लोग उसी की शुरुआत करेंगे। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। ख्वाहिशों के बोझ तले ये तू क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ तले ये तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है बच्चों एग्जाम्स की, ठीक है। अच्छे से सब हो जाएगा। अपने मेहनत पे आप लोगों ने एक साल जो स्ट्रगल किया है, जो हार्डवर्क किया है, उस पर भरोसा रखिए। तो आइए बच्चों, इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, लेट मी टेल यू समथिंग। ये हमारा स्किल आइडिया एकेडमिक एंड कैरियर इंस्टीट्यूट है, जो कि पटना महेंद्रू में है। हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसे यूट्यूब पर भी लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो पटना से बाहर रह रहे हैं या पटना के दूसरे रीजन में रह रहे हैं, वो भी हमारे साथ इसमें जुड़ सके रिवीजन के इस पूरे जर्नी में। चलिए बच्चे, देखते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है बच्चा। और मुझे पता है कि इस चैप्टर में आप सबको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट्स होता है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली एक रिवीजन है। आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक बार आज क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ताकि कोई भी डाउट आपको न रहे। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स जरूरी है उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप क्या है बच्चा? जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म एक इमोशन है, एक सेंटीमेंट है, ठीक है बच्चों, जो पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी में हमको देखने को मिलता है। द 19th century in Europe was a period of profound geopolitical and ideological transformation। 19th century में पूरे यूरोप में क्या हो रहा था बच्चा? तो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे। सेस्मिक शिफ्ट फ्रॉम डायनेस्टिक एम्पायर टू नेशन स्टेट। जो मोनार्कीज थी, जो ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसमें क्या आ रहा था? चेंज आ रहा था। लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। क्यों? एक नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। और हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में क्या होता है, डायनेस्टिकल रूल से डायनेस्टिकल एम्पायर जो थे, है ना, वो धीरे धीरे डिमोलिश हो रहे थे और उनके जगह पे एक नेशन स्टेट का क्रिएशन हो रहा था। और थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, इसी को डील करने वाले हैं कि 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट कहां कहां कैसे कैसे बनता है बच्चों। The emergence of nationalism was not merely a political rearrangement of borders, but a fundamental reconstructions of identity as well। तो बच्चों, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं बन रही थी, बल्कि एक फंडामेंटल आइडेंटिटी भी क्रिएट हो रहा था, ठीक है बच्चों। ये सब शुरू होता है, हम सब जानते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 1789 जब फ्रांस में एक रेवोल्यूशन होता है, तो उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप पे, पूरी दुनिया पे क्या पड़ता है, बेसिकली इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? फ्रेडरिक सोरियो यूटोपियन विजन। फ्रेडरिक सोरियो कौन है? ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। ये एक पेंटर है, आर्टिस्ट है, जिन्होंने एक क्या बनाया था बच्चों? इन्होंने एक पेंटिंग, एक प्रिंट क्रिएट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पैक्ट बिटवीन द नेशन, ठीक है। इस पैक्ट बिटवीन नेशन में इन्होंने एक प्रिंट बनाया था, जिसमें इन्होंने इमेजिन किया था, है ना, जिसको यूटोपियन विजन बोलते हैं, ठीक है। एक इमेजिनेशन था कि एक डेमोक्रेटिक सोशल वर्ल्ड कैसा होगा,
ठीक है। और पूरी दुनिया में जब ऐसी व्यवस्थाएं आएंगी, ऐसे गवर्नमेंट आएंगे, जब हर जगह रिपब्लिक हो, डेमोक्रेसी हो, सोशलिज्म हो, लोगों को राइट्स मिले, तब वो दुनिया कितनी हसीन होगी। उसी की कल्पना की थी किसने? फ्रेडरिक शोरियो ने। ये कौन थे? एक पेंटर थे, ठीक है। 1848 में इन्होंने एक प्रिंट तैयार करा था, ठीक है, जिस प्रिंट को हम लोग कहते हैं पैक्ट बिटवीन द नेशन। और इस प्रिंट में ये किस बात की चर्चा कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स की बातें कर रहे हैं। तो एक बार इस प्रिंट को हम लोग बच्चे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जब आप इस प्रिंट को देखेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, जिसके एक हाथ में क्या है बच्चों? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। दूसरे हाथ में है चार्टर्स ऑफ मैन, ठीक है। ये क्या रहा? चार्टर ऑफ मैन, ठीक है। ऊपर में जो है एंजल्स है, गॉड्स है, क्राइस्ट है, जो इस तरह की दुनिया को क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्री के फ्लैग है, यानी बहुत सारे कंट्री जो है ना वो क्या कर रहे हैं बच्चों? तो वो इस प्रोसेशन में हिस्सा ले रहे हैं, इस जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं। और इस जुलूस को लीड कौन कर रहा है? प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो जब आप देखेंगे बच्चों, जब ये 1848 में जब ये प्रिंट तैयार किया गया था बच्चों, उस समय जर्मनी वाज नॉट अ नेशन स्टेट। जर्मनी उस समय बहुत अलग अलग किंगडम्स में क्या था? डिवाइडेड था, ठीक है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जर्मनी भी यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि जर्मनी भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री होगा। ये क्या है? एक उम्मीद है, एक होप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की जो क्रांति थी, जो रिवॉल्यूशन थी पूरी यूरोप में, उसको ये प्रिंट एक उम्मीद दे रहा था। आप अगर देखेंगे तो ये जहां पे क्या है? ये जितने मोनार्क है, जो एब्सोल्यूट है, ठीक है, उनके क्या पड़े हुए हैं? मुकुट पड़े हुए हैं, उनके जो क्राउन है वो पड़े हुए हैं। और ये इस बात को दिखाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो देश है, इन्होंने मोनार्की को, जो डायनेस्टिकल रूल्स है, एम्पायर्स है, उसको क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अब वो कचरे की तरह क्या है? जमीन पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की, एक नए दुनिया की कल्पना कर रहा है यूटोपियन विजन में हमारे फ्रेडरिक शोरियो। तो देखते हैं बच्चों ये क्या है, इसको कैसे फ्रेडरिक शोरियो ने इमेजिन किया था और ये क्या क्या था, उसको बारी से हम लोग समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। अगर हम टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट की बात करें, जो कि फ्रेडरिक शोरियो के लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है, तो ये किस चीज को सिंबलाइज करता है ना? तो ये सिंबलाइज करता है बच्चों ट्रायम्फ ऑफ नॉलेज, प्रोग्रेस ओवर इग्नोरेंस एंड डार्कनेस ऑफ फ्यूडल पास्ट। ये जो हम लोग पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है फ्रांस में डिवाइडेड थी, ठीक है। और वहां पे जो नोबल्स है, जो क्लर्की है, जो सोसाइटी के एक छोटे से सेक्शन है, और वो पीजेंट्री को, कॉमनर्स को क्या करके रखते हैं? उस पर डोमिनेट करते हैं, वो गरीबी से गुजर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा पास्ट था, जो डार्कनेस में डूबा हुआ था, इस चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग? इस टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट से सिंबलाइज कर रहे हैं कि वो दौर अब कब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। दूसरा है बच्चों द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो कि फ्रेडरिक, जो कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके दूसरे हाथ में। ये किस चीज को सिंबलाइज करता है बच्चों? तो ये सिंबलाइज करता है इंडिविजुअल लिबर्टी एंड लीगल इक्वालिटी को, है ना। देखते हैं दूसरा बच्चा, द डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये है ना, ये जो बेस्ट पड़ा हुआ है एब्सोल्यूटिज्म, इसको ये क्या कर रहा है? दिखा रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, मोनार्की, टायरनी है, वो अब क्या हो चुकी है? खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों द प्रोसेशन ऑफ नेशन, जो डिफरेंट नेशंस है उनके प्रोसेशन को दिखाया गया है। तो ये हमारे चैप्टर का स्टार्ट यहीं से होता है बच्चों। और इस चैप्टर को अगर आप इस प्रिंट को अगर आप ठीक से समझते हैं, तब इसी प्रिंट को कहीं ना कहीं हम लोग पूरे चैप्टर में बारी बारी से क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। जो फ्रेडरिक शोरियो का जो विजन था, जो यूटोपियन विजन था, कहीं ना कहीं उससे यूरोप कैसे इंस्पायर होता है, और यूरोप के लोग इसको सच करने की कोशिश करते हैं कि सच में ऐसी दुनिया बनाई जाए जैसा कि कल्पना की थी फ्रेडरिक शोरियो ने। उसी के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो आइए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तो उससे किस तरह के नेशन स्टेट का एक आइडिया निकल के आता है, उसी को हम लोग समझेंगे बच्चों।
The first clear and potent expression of nationalism emerged with the French Revolution in 1789. पूरे यूरोप में पहली बार एक नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो इमर्ज होता है कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्टिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली होता क्या है? तो एक नई आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और कैसे किया जाता है उस नई आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट, उसी को समझते हैं। सबसे पहले एक आइडिया था ले पेट्रे एंड ले सिटियोन। ले पेट्रे मतलब बच्चे द फादरलैंड एंड ले सिटियोन मतलब सिटीजन्स, यानी एक कंट्री जो है वो क्या है? फादरलैंड की तरह है और हम सब उसकी क्या है? संतान है। तो ये सेंटिमेंट जो था, ये जो आइडिया था, वो लोगों के इमोशन को, लोगों के सेंटिमेंट को क्या कर रहा था? यूनाइट कर रहा था। द ट्राई कलर फ्लैग्स, दूसरा है बच्चा कि ट्राई कलर फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, और जो रॉयल फ्लैग था उसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। तो ये ट्राई कलर कहीं ना कहीं वहां के लोगों को, फ्रांस के लोगों को क्या कर रहा था? एक कॉमन आइडेंटिटी दे रहा था जिसपे क्या हो सके, वो सब एक साथ यूनाइट हो सके। अगर इसको समझे बच्चों हम, तो हम सब इंडियंस है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, वी ऑल नो। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे रीजन्स है, सबका अपना कल्चर है, अपना लैंग्वेज है, अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन उसके बावजूद जब बात तिरंगे की आती है तो हम सब भारतीय क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही फ्रांस में हो रहा था। फ्रांस के लोगों को एक कॉमन कॉज के लिए यूनाइट करने के लिए, ठीक है, इस तरह के आइडियोलॉजी को क्या किया जा रहा था? स्प्रेड किया जा रहा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द नेशनल असेंबली। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि फ्रांस में एक स्टेट जनरल हुआ करता था। बेसिकली ये एक असेंबली था जिसमें तीनों सेक्शन के सोसाइटी के जो लोग थे वो एक साथ बैठते थे और लॉ बनाते थे। लेकिन हम सब ने जाना था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि इस पूरे स्टेट जनरल में जो डोमिनेंस था वो किसका था? नोबिलिटी का था, क्लर्गी का था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो वहां के जो कॉमनर्स होते हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, जो नए मिडिल क्लास के लोग होते हैं, एरिस्टोक्रेसी होते हैं, वो सब क्या करते हैं? मिलके एक नया नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं जहां वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और तय करते हैं कि आगे हम लोग फ्रांस को कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में कन्वर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, रिपब्लिक लाएंगे। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? नेशनल असेंबली बनाया जाता है। फिर बच्चों हाइम्स एंड ओथ्स लिए जाते हैं। बहुत सारे ओथ्स लिए जाते हैं कि अपने इस देश को हम यूनाइट करने के लिए, एक फ्री नेशन स्टेट बनाने के लिए क्या करेंगे। बहुत तरीके के हाइम्स वगैरह जो है उस समय पूरे यूरोप में स्प्रेड किए जाते हैं ताकि लोग क्या हो सके? यूनाइट हो सके। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, और जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जब रेवोल्यूशन के बाद वहां पे गवर्नमेंट बनती है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों? तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करती है? सेंट्रलाइज कर देती है। पावर का कंसंट्रेशन होता है। आप पढ़े होंगे लास्ट क्लास फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि कैसे वहां पे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन को डिवाइड किया जाता है ना? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, है ना, और लेजिस्लेचर। तो उसी के बारे में था। आगे देखते हैं बच्चों, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। और क्या किया जाता है? इकोनॉमिक यूनिफिकेशन किया जाता है। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कैसे किया जाता है बच्चों? तो जो भी इंटरनल कस्टम्स थे, जो ड्यूटीज थे, कस्टम ड्यूटीज थे, ड्यूज थे, उन सबको क्या किया जाता है? डिमोलिश कर दिया जाता है। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जाता है। किस चीज का? वेट एंड मेजर का, ठीक है। और जो भी बैरियर थे, इकोनॉमिक बैरियर थे, उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। दूसरा है बच्चों लिंग्विस्टिक होमोनिजाइजेशन। होमोनिजाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन वाज बेसिकली अ आइडिया कि हम सब क्या करेंगे? एक कॉमन लैंग्वेज रखेंगे, क्योंकि उस पूरे फ्रांस में अलग अलग रीजन थे और वहां पे अलग अलग भाषाएं बोले जा रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जो सारे लोगों के सेंटिमेंट के, सारे लोगों को, कल्चर को क्या कर सके? यूनाइट कर सके। तो लैंग्वेज का भी क्या होता है? लैंग्वेज पॉलिसी भी लाया जाता है, लिंग्विस्टिक पॉलिसी लाया जाता है। ठीक है, वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। तो ये बेसिकली एक चार्ट है बच्चों कि कैसे जो बिल्डअप होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है एक कॉमन आइडेंटिटी का, कलेक्टिव बिलोंगिंग का, फ्रांस में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ला पेट्रे एंड ले सिटियोन का आइडिया, ट्राइकलर फ्लैग का आइडिया, नेशनल असेंबली, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज, है ना, और लिंग्विस्टिक पॉलिसी लाए जाते हैं। और इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक नई नेशन की, एक नए गवर्नमेंट का आइडिया पूरे यूरोप को मिलता है बच्चों। आगे हम देखते हैं द नेपोलियन एरा, मॉडर्नाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म। लेकिन
ये जो फ्रांस के लोगों की जो स्ट्रगल थी, जो रिवॉल्यूशन थी, और उसके बाद जो एक नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं। जो डेमोक्रेसी का लोग जश्न मना रहे थे यूरोप में, फ्रांस में बेसिकली, कि हम लोग अब एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बना लिए है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना लिए है, वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में एक ऐसे राजा का एंट्री होता है जिसको हम लोग जानते हैं नेपोलियन के नाम से। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो कुछ राजाओं जो बहुत महान राजा थे, जो पावरफुल राजा थे, उसके लिस्ट में नेपोलियन का भी नाम आता है। नेपोलियन वाज अ ग्रेट किंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जब 1799 के आसपास फ्रांस में राइज होता है नेपोलियन का, ठीक है ना, तो ये सबसे पहले क्या करता है, डेमोक्रेसी को डिमोलिश कर देता है। डेमोक्रेसी क्या हो गई, खत्म हो गई। जो इतने रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में जो डेमोक्रेसी आई थी, उसको नेपोलियन क्या कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपोलियन से वहां के लोग खुश नहीं थे। इनिशियली अगर हम देखें तो नेपोलियन ने ऐसे बहुत से काम किए थे जिससे वहां की जनता उसको एक हीरो की तरह, एक मसीहा की तरह क्या कर रही थी, देख रही थी। और जहां भी नेपोलियन की आर्मी जाती थी, ठीक है, तो वहां लोगों को लगता था कि ये क्या है, ये आर्मी जो है नेपोलियन की, ये हम सबको आजादी दिलाएगी। ठीक है, और ऐसा क्या किया था नेपोलियन ने, लोगों का परसेप्शन नेपोलियन के बारे में ऐसा बना था इनिशियली। देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले नेपोलियन ने क्या किया था, वाइल डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी इन फ्रांस by restoring the monarchy and declaring himself emperor, he introduced a revolutionary principle in the administration field to make the system more rational and efficient। यानी कि सिस्टम को मोर रेशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए इसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल में। और उसके साथ उसने बहुत सारा मेजर जो चेंजेस लाए थे फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस में, फ्रांस के गवर्नमेंट में, जिससे लोग इससे क्या थे, बहुत खुश थे। वो मेजर चेंजेस क्या थे, 1804 सिविल कोड आपको याद होगा बच्चों, ठीक है, द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ये क्या था बच्चों, और ये ऐसा, इसमें क्या प्रोविजन थे जिसके वजह से फ्रांस के लोग इसको एक मसीहा के रूप में देख रहे थे। तो सबसे पहले एबोलिशन ऑफ बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, यानी जन्म के आधार पे कि आप जन्म से ही रिच होंगे, जन्म से ही आपको सर्टेन प्रिविलेजेस दिया जाएगा सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, वो सारी चीजों को इन्होंने क्या कर दिया था, एबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होंगे, है ना, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं डजंट मैटर, कानून के सामने हम सब क्या है, बराबर है। तो इसने क्वालिटी बिफोर लॉ को भी एस्टेब्लिश किया था। और राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो छोटे बड़े किसानों थे, किसान थे छोटे बड़े, जिनके पास लैंड नहीं होता था, जमीन नहीं होता था, ठीक है, उन सबको भी प्रॉपर्टी का राइट दिया गया, ठीक है, उन सबको भी अधिकार दिया गया कि आप भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट थे जिससे नेपोलियन जो है फ्रांस के लोगों को में क्या बन जाता है, एक मसीहा बन जाता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सिंप्लीफाइड कर देता है, पावर को सेंट्रलाइज कर देता है, ठीक है, जिससे वजह से क्या होता है, वहां के लोगों को लगता है कि अब हम लोगों को फ्रीडम मिल गया है। वो जो ख्वाब देखते थे फ्रीडम का, ठीक है, वो हम लोगों को धीरे धीरे मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, फ्यूडलिज्म को एबॉलिश कर दिया था। वो जो फ्यूडल सिस्टम था उसको बिल्कुल क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, जिससे जो पीजेंट लोग थे उनको लग रहा था कि फ्रांस में अब हमारे अच्छे दिन आने वाले, ठीक है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे टाउन्स में, शहर्स में, ठीक है, जो ट्रेडिंग वगैरह के लिए होता था, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए होता था, उन सबको रिमूव कर दिया था और वहां के कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाया था। तो कहीं ना कहीं ये सारे वो रीजंस थे जिसके वजह से फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन को अपना राजा माना और एक मसीहा भी माना। लेकिन इसमें एक पॉइंट है बच्चों, जेंडर इनइक्वालिटी इन कोड। लेकिन फिर देखेंगे, जैसा कि हमने फ्रांस के रेवोल्यूशन में भी देखा था, कि जब राइट्स दिए जा रहे थे तो हमेशा वुमेन्स को एक्सक्लूड करके रखा जाता है। हमारी सोसाइटी अगर देखे, जर्मनी की, फ्रांस की, यूरोप की, या कुछ हद तक इंडियन सोसाइटी भी बहुत समय तक क्या रही है, पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, जहां महिलाओं को हमेशा क्या किया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नेपोलियनिक कोड में भी ऐसा ही किया गया और महिलाओं को क्या कहा गया, एस्टेब्लिश्ड द सुपरमेसी ऑफ द हस्बैंड ओवर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। ये जो नेपोलियनिक कोड था, इसने एस्टेब्लिश किया किस चीज को, सुपरमेसी ऑफ हस्बैंड ओवर वाइफ एंड चिल्ड्रेन। वुमेन वेयर reduced to the status of minor, subject to the authority of father and husband, and divorce laws were tightened।
ठीक है। तो डाइवर्स लोगों को टाइट ज्यादा टफ बना दिया गया। फादर्स और हस्बैंड की का ही अथॉरिटी होगा किस पे, एक वुमेन पे होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वुमेन्स राइट्स को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ऐसा क्या किया था नेपोलियन ने जिससे धीरे 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 उसकी जो छवि थी एक फेमस राजा की, है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वैनिश होने लगती है। ऐसा क्या होता है? तो ऐसा ये होता है कि वहां के लोगों को, फ्रांस के लोगों को अब मालूम चलता है धीरे धीरे कि जो नेपोलियन है, जिनको वो मसीहा मान रहे हैं, उसका रियल में विजन क्या है, वो करना क्या चाहता है। तो वो पूरे फ्रांस को फिर से वो ग्लोरी दिलाना चाहता था, है ना, कि फ्रांस जो है पूरे यूरोप का सबसे ताकतवर किंगडम बने। और इसके लिए वो क्या कर रहा था, वॉर कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो जब आप वॉर करते हैं, जब आप एक्सपेंशनिस्ट आइडिया को लेकर आगे बढ़ते हैं, जब अपने आसपास के रीजन को आप अपने में मिलाना चाहते हैं, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तब आपको युद्ध करने पड़ते हैं बच्चों। और जब युद्ध होता है तो उसके बाद क्या होता है, युद्ध में आपको चाहिए मनी, पैसे चाहिए। और पैसे कहां से आएंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टैक्स इंक्रीज कर देंगे। और यही होता है। ठीक है, जब युद्ध को लेकर आगे बढ़ते हैं नेपोलियन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, सेंसरशिप लगा देते हैं, यानी अब गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते हैं। फोर्स कंस्पिरेशन, और आर्मी में जबरदस्ती नौजवानों को क्या किया जा रहा था, भर्ती किया जा रहा था। सैनिक होंगे तभी तो क्या होगा, युद्ध होगा। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम को भी क्या कर दिया गया था, नैरो कर दिया गया था। पॉलिटिकल फ्रीडम को भी एबॉलिश कर दिया गया था। लोगों के पास अब पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, जिसके वजह से धीरे धीरे पूरे फ्रांस के और फ्रांस के आसपास के जो रीजन है, ठीक है, यानी कि यूरोप के लोग नेपोलियन से क्या हो गए थे, नाखुश हो गए थे, उनसे नफरत करने लगे थे। और उसी का परिणाम होता है बच्चों कि वहां पे जो पर्शिया है, रशिया है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, वो सब मिलकर फ्रांस के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। और एक वॉर होता है 1815 में, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। तो बच्चों नेपोलियन को हम यहीं पे रख देते हैं, उसको फिर आगे हम लोग फर्दर वहां से पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है। एक नेशनलिज्म की आइडिया जो है धीरे धीरे फ्रांस के बाहर भी पूरे यूरोप में क्या हो रहा है बच्चों, स्प्रेड हो रहा है। और कहीं ना कहीं जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं, जो आपस में डिवाइडेड है छोटे छोटे किंगडम्स में, वहां के लोगों के अंदर भी ये कॉन्शियस जागता है कि हम भी क्या बनाएंगे, यूनाइटेड एक नेशन स्टेट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इनके मन में भी होता है कि हमारे यहाँ भी क्या है, डेमोक्रेसी आए, हमारे यहाँ भी रिपब्लिक आए, एक ऐसा गवर्नमेंट आए जो सिटीजन्स के कंसेंट से बना हो, न कि बर्थ राइट से। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, तो पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में उस समय क्या था, सोसाइटी दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे एरिस्टोक्रेट और एक तरफ था न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि ये जो एरिस्टोक्रेट लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेसी है, वो कैसे पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में डोमिनेट करती थी। ये वो सेक्शन है सोसाइटी की जिसके पास क्या है, यूनिटी है, वेल्थ है, अपना कल्चर है और डेमोग्राफिक्स है। तो इसको बारी बारी से हम समझते हैं कि आखिर वो एरिस्टोक्रेट लोग कौन थे। ठीक है बच्चों, socially and politically a landed aristocracy was the dominant class of the continent। पूरे यूरोप में जो सबसे डोमिनेंट क्लास था, ठीक है, पॉलिटिकली भी और सोशली भी, उसी को हम कहते हैं एरिस्टोक्रेट। ठीक है, इनके पास सारे वेल्थ जो थे, जो पूरे उस रीजन के, पूरे इस किंगडम के जो वेल्थ थे, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के पास क्या थे, कंसंट्रेटेड थे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इनके अंदर यूनिटी भी था। ये अपने ही कम्युनिटी में शादियां भी करते थे। ठीक है बच्चों, अपने ही कम्युनिटी में शादी करते थे। क्यों करते थे? ताकि इनकी कम्युनिटी क्या रहे, यूनाइटेड रहे और मजबूत बनी रहे। इनका कल्चर क्या था, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। इनका मानना था कि हमारी जो लैंग्वेज है फ्रेंच, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तो हम फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है ना, और ये डिप्लोमेसी के लिए एक क्या है, परफेक्ट लैंग्वेज है। डेमोग्राफिक क्या है, डिस्पाइट देयर डोमिनेंस दे वेर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप।
है ना। हालांकि ऑल्दो दे हैव देयर डोमिनेंस ओवर द सोसाइटी, लेकिन उसके बावजूद भी ये नंबर में क्या थे, बिल्कुल कम थे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास समझने से पहले हमको समझना होगा कि सोसाइटी में जो सबसे नीचे तबके के लोग थे, जिसको हम लोग कॉमनर्स बुलाते हैं, वो कौन लोग थे? पीजेंट्री थे। कौन थे बच्चों? पीजेंट्री। ये पीजेंट्री कौन थे? छोटे बड़े किसान थे, ठीक है, जो वेस्ट यूरोप और ईस्ट सेंट्रल यूरोप में रहते थे, जिनके पास ज्यादा जमीन वगैरह नहीं हुआ करता था, ज्यादा वेल्थ नहीं हुआ करता था। ठीक है, यहीं से राइज होता है किसका? मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का राइज ग्रेजुअली होता है बच्चों, यानी कि पूरे यूरोप में अगर आप देखेंगे 18th सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था। ठीक है, उद्योगीकरण हो रहा था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह लगाए जा रहे थे। तो उसी इंडस्ट्री के लगने के वजह से फ्रांस में एक न्यू सोसाइटी का, एक न्यू क्लास का इमरजेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास। ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक क्लास बिटवीन पॉवर्टी एंड वेल्थ। न ये ज्यादा अमीर थे, न ये ज्यादा गरीब थे। ठीक है, ये मिडिल में आते थे। Emerged with the rise of industrial production and increased trade leading to improved financial status। उद्योगीकरण की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पूरे यूरोप में जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जो ट्रेड हो रहा था, कॉमर्स लोगों का बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से क्या होता है, इनका फाइनेंशियल स्टेटस राइज करता है और ये पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करके न्यू मिडिल क्लास में आते हैं। ठीक है, वेल्दी क्लास में आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कमेंस्ड इन इंग्लैंड अराउंड 7050 के आसपास आपको देखेंगे कि इंग्लैंड से शुरुआत होती है किसकी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उद्योगीकरण की। इन फ्रांस एंड सर्टेन जर्मन स्टेट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन द 19th सेंचुरी। और फ्रांस और जर्मन जैसे रीजन में ये थोड़ा लेट से शुरू होता है, 19th सेंचुरी के आसपास शुरू होता है। इसमें कौन लोग थे? ये मिडिल क्लास में कौन लोग थे बच्चों? मिडिल क्लास में थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वकील थे। ठीक है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। What did liberal nationalist stand for? ठीक है बच्चों, तो ये जो मिडिल क्लास थे, इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी। एक चीज और बच्चों ध्यान में रखेंगे, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो इस चैप्टर में एक तरफ तो हम देखते हैं कि किंगडम्स का राइज होता है, किंगडम्स का फॉल होता है, नए गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इसके पैरेलल में अगर आप देखेंगे तो नई नई आइडियोलॉजी का भी क्या होता है? इमरजेंस होता है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी आइडियोलॉजी थी लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, तो नेशनलिज्म क्या है? बेसिकली एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। सॉरी, लिबरल नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जिसमें हम बात करते हैं स्टेट का, गवर्नमेंट का कैसा होना चाहिए? लिबरल होना चाहिए। तो ये लिबरल नेशनलिस्ट क्या थे, इनकी क्या डिमांड्स थे, इनका क्या आइडिया था, क्या परसेप्शन था, उसको समझते हैं। फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लास, Cleaver's aim symbolize individual freedom and equality for everyone under the law। यानी कि लॉ के अंडर जो है सब क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या हो? एस्टेब्लिश हो। द इकोनॉमिक रेल्म, इन इकोनॉमिक रेल्म, इकोनॉमी में भी लिबरलाइजेशन होना चाहिए। इकोनॉमी भी कैसी होनी चाहिए? लिबरल इकोनॉमी होनी चाहिए। लिबरल इकोनॉमी की बात करने का मतलब क्या है? मार्केट क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। ठीक है, और जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो ट्रेड में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, वो सब क्या हो? धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। उसको एक फ्री मार्केट, एक इजी मार्केट, इजी एक्सेस मिल सके मार्केट का सभी लोगों को, उसी को हम लोग कहते हैं लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक रेल्म। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको और अच्छे डिटेल्स में कि कैसे यूरोप में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम देखेंगे हम लोग जोलेवेरिन एक ट्रेड यूनियन का फॉर्म होता है, वो क्या क्या करती है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिकली क्या है? टैरिफ बैरियर को, इन सब चीजों को क्या किया जाता है? कम किया जाता है या खत्म कर दिया जाता है, ताकि फ्री मार्केट का एक्सेस मिल सके सभी लोगों को, और मार्केट हमारा क्या कर सके? सबके लिए हो मार्केट, इक्वालिटी हो मार्केट में। ठीक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है बच्चों? तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म की अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकली क्या चाहते थे ये न्यू मिडिल क्लास के लोग, जो अपने आप को लिबरल आइडियोलॉजी से जोड़ते थे? ठीक है, इनकी क्या परसेप्शन था पॉलिटिक्स को लेकर? तो क्या था बच्चों? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को क्या करना है? खत्म कर देना है। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों कि आप शासन कर रहे हैं, आप रूल कर रहे हैं, आप पे किसी का कंट्रोल नहीं है, आप जो लॉ चाहे बना सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको क्या करना है?
खत्म करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसा नहीं कि राजा अपने मन से क्या करे, रूल करे, ठीक है, अपने मन से कोई नियम बनाए। ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको बहुत सारे लोग मिलकर बनाए और जो लोगों के कंसेंट से बना हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, इनका डिमांड था ये। दूसरा है वोटिंग राइट्स, ठीक है, इंटरनेशनल सफरेज जिसको कहते हैं, कि वोटिंग राइट्स भी लोगों को क्या हो, मिले, लोग वोट कर सके और अपने लिए एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो बेसिकली डेमोक्रेसी कैसे आएगी जब आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये थी इनकी आइडियोलॉजी लिबरल नेशनलिस्ट की। लेकिन इसमें फिर से मैं अक्सर कहता हूं कि फिर से यहां पे भी आप देखेंगे तो क्या किया जाता है, वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सिर्फ वुमेन्स को ही नहीं, वो लोग जो सोसाइटी के सबसे गरीब लोग हैं, जो मेल है लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी वोट नहीं दे सकते हैं, उनको भी क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कमियां अभी भी बरकरार है। आगे देखते हैं बच्चों, इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड जोल्बरीन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जोल्बरीन क्या है, क्यों बनाया गया जोल्बरीन को, ठीक है, और ये व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इन जोल्बरीन को बनने की पीछे की ऑब्जेक्टिव क्या थी, इसको क्यों बनाया गया, उसको समझने से पहले ये समझना है बच्चों कि प्रॉब्लम क्या था। सॉल्यूशन अगर आया है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा ही। तो प्रॉब्लम क्या था, ऐसा क्या था कि बहुत सारे कंट्री मिलकर क्या करते हैं, एक ट्रेड यूनियन बनाते हैं जिसका नाम था जोल्बरीन। जोल्बरीन बेसिकली क्या था, एक ट्रेड यूनियन था बच्चों, ट्रेड यूनियन था। क्या था जोल्बरीन बच्चों, ट्रेड यूनियन। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या था और इस ट्रेड यूनियन को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स वर अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, ठीक है। अगर आप देखेंगे 19th सेंचुरी के हाफ में, ठीक है ना, तो जर्मन स्पीकिंग जो पूरा का पूरा रीजन था वो 39 स्टेट से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। ईच पोजेज इट्स ऑन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर, और सारे स्टेट के अपने अलग अलग करेंसी थे, अलग अलग वेट मेजर्स थे, ठीक है। अ मर्चेंट, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है बच्चों। अगर एक मर्चेंट है जो 1833 में, ठीक है, हैम्सबर्ग से जा रहा है, मान लेते हैं कि न्यूरम्बर्ग जा रहा है, ठीक है, एक ट्रेडर है बेसिकली, ठीक है। ये ट्रेडर क्या है, ट्रेड करने जा रहा है हैम्बर्ग से न्यूरम्बर्ग, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको पास करना होगा 11 कस्टम बैरियर्स, मतलब कि हैम्बर्ग से न्यूरम्बर्ग आने के दौरान 11 ऐसे कस्टम बैरियर्स मिलेंगे जिसको क्या करना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा। और हर जगह इसको 5% देना पड़ेगा ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 5% कस्टम ड्यूटी हर जगह पे इनको देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा था बच्चों, ये सारे ट्रेड बैरियर्स है जिससे ट्रेड करने में क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। इसीलिए फॉर्म किया गया जोल्बरीन, एक ट्रेड यूनियन। और इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला उसको पढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन क्या निकला बच्चों, तो जोल्बरीन कब फॉर्म किया गया, 1834 में। द जोल्बरीन in 1834 a custom union of Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German state। प्रूशिया जो है इसको इनिशिएट करता है इस जोल्बरीन ट्रेड यूनियन को बनाने में, ठीक है। और ये सबसे पहले क्या करते हैं, टैरिफ एवोल्यूशन, जो टैरिफ था जो हम देखे थे 11 टैरिफ बैरियर्स था, उसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि फ्री ट्रेड को हम लोग आगे बढ़ा सके। करेंसी को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, ठीक है। लगभग 30 तरह के अलग अलग जो करेंसीज थे उसको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है ओवर 2, ठीक है। 30 अलग अलग तरीके के जो करेंसीज थे उसको 2 करेंसीज में क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि ट्रेड करना क्या हो, आसान हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बनाई जाती है, रेलवे लाइन बिछाए जाते हैं, रोडवेज बनाए जाते हैं, ताकि ट्रेडिंग क्या हो सके और बेहतर हो सके। तो कहीं ना कहीं जोल्बरीन जो है वो ट्रेड बैरियर्स को खत्म करता है और फ्री ट्रेड में, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में एक बेहतर रोल प्ले करता है। यही था बच्चों हमारा जोल्बरीन, इसको पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों।
आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। फिर से लौटते हैं बच्चों नेपोलियन पे। ठीक है, अभी तक हमने नेपोलियन के बारे में समझा था कि नेपोलियन जो है फ्रांस में आता है, एक सिविल कोड लाता है जिससे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो फ्रांस में युद्ध करने लगता है। फ्रांस के आसपास के रीजन में यूरोप में चारों तरफ युद्ध करता है, अपनी आर्मी को लेकर जाता है, एरिया को कब्जा करता है, फ्रांस में उसको मिलाता है। और कहीं ना कहीं इससे लोग नाखुश हो जाते हैं क्योंकि वो सेंसरशिप ले आता है, टैक्स इंक्रीज कर देता है, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में क्या करता है, भर्ती करता है, पॉलिटिकल फ्रीडम को एबॉलिश कर देता है। और इसी दौरान एक बहुत फेमस युद्ध होता है, वॉर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉर ऑफ वाटरलू, जो 1815 में होता है बच्चों। ठीक है, वाटरलू में। और इस वॉर में क्या होता है बच्चों, तो एक तरफ है हमारा नेपोलियन और दूसरे तरफ है द आर्मी ऑफ ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, ये कंबाइंड पूरी आर्मी है इन चारों देशों की, और वो सब मिलकर क्या करते हैं, नेपोलियन को हरा देते हैं। ये भाई साहब का जो सपना था पूरे यूरोप को कॉन्कर करने का, वो यहीं पे क्या हो जाता है, इसका द एंड हो जाता है। नेपोलियन हार जाते हैं, और जैसे ही नेपोलियन हारते हैं, ठीक है, तो एक नई पॉलिटिकल फिलॉसफी की, है ना, एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इमर्जेंस होता है पूरे यूरोप में, जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म बेसिकली क्या है बच्चों, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। ठीक है, एक नई आइडियोलॉजी है। ठीक है ना, ये आइडियोलॉजी क्या कहती है, तो ये आइडियोलॉजी कहती है कि जो ओल्ड कस्टम्स है, जो ओल्ड ट्रेडिशंस है, जो ओल्ड गवर्नेंस का सिस्टम है, उसको फिर से क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। जो मोनार्किकल सिस्टम था, जो डायनेस्टिकल रूल था, जो हायरार्की था चर्च का, है ना, जो फैमिली बेस्ड, बर्थ बेस्ड जो प्रिविलेजेस था, उसको फिर से क्या कर दिया जाए, रीइंस्टॉल कर दिया जाए, रीस्टोर कर दिया जाए। दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ द कंजर्वेटिज्म। और इसका राइज होता है कब, 1815 में। क्यों राइज होता है, क्योंकि इसके राइज के बीच जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शंस था, जो सबसे बड़ा बैरियर था, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स था, उसको इन्होंने क्या कर दिया है, हरा दिया है युद्ध में। नेपोलियन भाग गए हैं। ठीक है, नेपोलियन का जो रेजिम था वो खत्म हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे राइज होता है द कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी की। और इसका क्या आपको आउटकम्स होता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि ये जो कंजर्वेटिज्म थे वो करते क्या है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को, ठीक है, फिर से क्या कर देते हैं, एस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, कहां कहां एस्टेब्लिश करते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले ये फ्रांस में क्या करते हैं बच्चों, द बोर्बो डायनेस्टी वाज रीइंस्टेड इन पावर। फ्रांस में फिर से लुईस 18 की सरकार आ जाती है। लुईस 18 की गवर्नमेंट आ जाती है, यानी फिर से मोनार्की आ जाती है कहां, फ्रांस में। ठीक है, एंड फ्रांस रिलिंक्विश्ड टेरिटरीज एनेक्स्ड ड्यूरिंग नेपोलियंस रूल। और जितने भी नेपोलियन रूल के समय जो फ्रांस के आसपास के जो रीजन थे, जो नेपोलियन ने कब्जाया था, उसको छुड़ा लिया जाता है। लिबरल नेशनलिज्म क्रिटिकल ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑर्डर फोकस ऑन द इशू ऑफ प्रेस फ्रीडम। और उस समय जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो मिडिल क्लास थे, वो क्या कर रहे थे, उनका एक ही फोकस था कि ठीक है, आप फिर से रिस्टोर कर दिए हो मोनार्की को, सब कुछ ठीक है, लेकिन कम से कम हम लोगों को प्रेस फ्रीडम तो दो। ठीक है, प्रेस फ्रीडम की मांग कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारी चीज होता है। पोलैंड जो है रशिया को मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स जो है एक दूसरे में सब बांट लेते हैं, और एक ट्रीटी साइन होता है। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे भी इसको देखेंगे। तो ट्रीटी ऑफ वियना क्या है, ये 1815 में साइन किया जाता है। कब साइन किया जाता है, जब नेपोलियन वॉर को हार जाते हैं। ठीक है, और इसी ट्रीटी ऑफ वियना के तहत ही मोनार्की को फिर से एस्टेब्लिश किया जाता है, कहां, फ्रांस में। तो ट्रीटी ऑफ वियना को आप जरूर पढ़ लेंगे। ये कब साइन हुआ था, 1815 में, नेपोलियन के हारने के बाद। और इस ट्रीटी ऑफ वियना में कौन लोग इस पे पार्टिसिपेट थे, तो ऑस्ट्रेलिया था, रशिया था, ब्रिटेन था और पर्शिया था। ठीक है बच्चों, तो ये चारों लोग मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली फ्रांस भी था इसमें। तो इस तरीके से ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था 1815 में। अब आगे देखते हैं बच्चों, जब ये सब हो रहा था
तो जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे वो क्या कर रहे थे, ठीक है, वो जो मिडिल क्लास थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे किस चीज का, एक नए रेवोल्यूशन का। यहीं पे नाम आता है जब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं पूरे यूरोप में, ठीक है, तो जो सबसे प्रोमिनेंट नेम है उसमें से एक आता है गिप्सी मजीनी का। ये कौन थे बच्चों, गिप्सी मजीनी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बॉर्न इन जियोना इन 1807, इनका जन्म कब होता है? 1807 में, जियोना में। मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, कार्बोनरी के क्या थे, ये मेंबर थे, जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी। अब बात करते हैं बच्चों ये सीक्रेट सोसाइटी क्या है, ठीक है बच्चों। सीक्रेट सोसाइटी क्या है, ये क्यों है, ये कैसे बने ये, ठीक है। तो ये 1815 के बाद जब फिर से कंजर्वेटिज्म का राइज हो जाता है पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में, उसके बाद जो रिवोल्यूशनरी लोग थे वो सब सीक्रेट सोसाइटी का गठन करते हैं। फ्रांस में भी आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय भी ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। तो ये बेसिकली करते क्या है, ये गवर्नमेंट से छुप कर, ठीक है, आंदोलन की, रिवोल्यूशन की तैयारियां करते हैं कि कैसे सोसाइटी में बदलाव लाया जाए, कैसे इस रिजीम को रिमूव किया जाए, हटाया जाए और एस्टेब्लिश किया जाए, क्या चीज, डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सीक्रेट सोसाइटी का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और इसमें गिप्सी मजीनी का भी बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। कौन सी सीक्रेट सोसाइटी? यंग इटली मर्शलीज में एंड यंग यूरोप ब्रेने में, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, इनके द्वारा बनाया गया वो सीक्रेट सोसाइटी है, ठीक है, जो फर्दर रेवोल्यूशन की तैयारियां करेंगी। एडवोकेट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू रिपब्लिक, और इन्होंने कहा जाता है कि ही वाज द सोल ऑफ द यूनिफिकेशन, आइडिया बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो यूनिफाइड होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में कि इटली का यूनिफिकेशन होता है। तो इटली के यूनिफिकेशन में गिप्सी मजीनी का बहुत बड़ा रोल था। इनको सोल कहा जाता था क्योंकि इन्होंने ही पहली बार बात की थी एक यूनाइटेड, एक नेशन स्टेट की, इटली की, ठीक है बच्चों। तो इनको पढ़ लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। अब आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, 1830 टू 1848, इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, और 1830 से लेकर 1848 के बीच क्या ऐसा हुआ था, ठीक है, जिसको हम इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें 3 मेजर ऐसे रेवोल्यूशन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस दौरान क्या हुआ था। सबसे पहले तो इस दौरान फिर से फ्रांस में, और फ्रांस से ही आप देख रहे हैं कि बार बार फ्रांस बीच में आ जाता है, कहीं ना कहीं कोर में, इस पूरे नेशनलिज्म के कोर में क्या नजर आएगा आपको, फ्रांस नजर आएगा। तो इस एज ऑफ रेवोल्यूशन में भी जो सबसे पहला रेवोल्यूशन है, जुलाई रेवोल्यूशन, वो हम लोग पढ़ेंगे कहां हुआ था, फ्रांस में हुआ था। उसके बाद हुआ था बच्चों, इसमें फ्रांस से इंस्पायर होकर, फ्रांस में जो जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ उससे इंस्पायर होकर जो इसके बगल में एक कंट्री है बेल्जियम, ठीक है, वहां भी रिवॉल्यूशन होता है, और किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। और इसके बाद जो इसमें तीसरा जो सबसे मेजर रेवोल्यूशन हुआ था बच्चों, वो था जो हमारे ग्रीस में हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ ग्रीस, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले समझते हैं जुलाई रेवोल्यूशन क्या है। द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, जुलाई 1830 में फिर से एक रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस में, ठीक है बच्चों। किसके खिलाफ, तो वहां के जो राजा थे, जो मोनार्क थे, अगर आप देखेंगे तो लुइस 1824 के आसपास मर जाते हैं बेचारे, ठीक है। उनके बाद वहां जो गवर्नमेंट थे चार्ल्स, ठीक है, उनके खिलाफ होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। द बर्बो किंग वर आउटथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एज इट्स हेड, ठीक है। तो 1830 में जो बर्बो डायनेस्टी जो होती है, वहां के जो किंग होते हैं, उनको फिर से क्या किया जाता है, गद्दी पर से हटा दिया जाता है, और वहां पे एक रेवोल्यूशनरी जो थे, ठीक है, जिनका नाम था लुइस फिलिप, उनको बैठाया जाता है गद्दी पे, और फिर से 1830 में फ्रांस बन जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम कहते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। उसके बाद इस जुलाई रेवोल्यूशन के बाद जो ड्यूक मेटरनिक है, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट कहा था, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसको आप लोग
एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। क्या कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। फ्रांस अगर छींकता भी है तो पूरे यूरोप को क्या लग जाता है, ठंडा लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है फ्रांस का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि फ्रांस में अगर छोटी सी घटना भी होती है तो उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ता है। और सच में ऐसा ही हुआ जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ 1830 में। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, बेल्जियम पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। और जुलाई रेवोल्यूशन के बाद बेल्जियम में भी एक रिवॉल्यूशन होता है और बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से टूटकर एक न्यू स्टेट बन जाता है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। बच्चों आगे देखते हैं कि आगे कौन सा मेजर रेवोल्यूशन हुआ था इस एज ऑफ रेवोल्यूशन के दौरान। तो वो था बच्चों द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, तो अगर आप समझेंगे बच्चों तो ग्रीक, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो ग्रीक सिविलाइजेशन कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द यूरोप। पूरे यूरोप में सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में कंसिडर किया जाता है किसको, ग्रीक को। ठीक है, तो लेकिन आप देखेंगे अगर तो जो ग्रीक है ना वो बहुत समय से ऑटोमन एम्पायर का क्या रहता है, पार्ट रहता है। इसका इस पे डोमिनेंस, इस पे कंट्रोल किसका होता है, ऑटोमन एम्पायर का। कब से होता है, 15th सेंचुरी से ही। ठीक है बच्चों, ऑटोमन एम्पायर कौन है, आज का टर्की, जिसको आज का हम टर्की बोलते हैं, वो उस समय क्या था, ऑटोमन एम्पायर था। और कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर का जो राइज था वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए क्या था, एक इंस्पिरेशन था। यहीं से पूरी मुस्लिम दुनिया का क्या हुआ था, राइज हुआ था ऑटोमन एम्पायर से ही। ठीक है बच्चों, 15th सेंचुरी से ही जो ग्रीस है हमारा वो किसके डोमिनेंस में था, किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो ये जो आप देख रहे हैं 1821 से लेकर 1832 के बीच जो रिवॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो कहीं ना कहीं जो ग्रीक के लोग थे वो भी फ्रांस से इंस्पायर होके अब एक नया नेशन स्टेट बनना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। और अंत में 1832 में ऑटोमन एम्पायर ये मानने को तैयार हो जाता है कि ठीक है, ग्रीस इज नाउ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, और इसी को 1832 में एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो उस ट्रीटी में क्या हुआ था बेसिकली, तो उस ट्रीटी में द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा ग्रीक रेवोल्यूशन है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें बहुत सारे यूरोपियंस का भी क्या था, सपोर्ट था। यूरोप के अलग आसपास के जो लोग थे, जर्मन के, फ्रांस के, ये सब लोग भी क्या कर रहे थे, इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे, रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे। इसकी बहुत सारे रीजंस थे। क्यों, क्या रीजंस थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो एक सिंपैथेटिक और कह सकते हैं एक इमोशन, एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था ग्रीक के साथ, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था और वो पूरे यूरोप के लिए एक क्या था, एक्सप्रेशन था। इसके वजह से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। और फाइनली 1832 में ग्रीक बन जाता है एक इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब ये क्या है बच्चों, रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन का, तो रोमांटिक इमेजिनेशन बेसिकली एक कल्चरल मूवमेंट था। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जो देश के, जो कंट्री के, जो रीजन के जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, उनको कैसे रिवॉल्यूशन के लिए तैयार किया जाए, उनको कैसे बताया जाए कि एक नेशन स्टेट क्या होता है, उनके अंदर वो सेंटीमेंट, वो इमोशन कैसे भरा जाए एक नेशन के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस समय आप देखेंगे कि रोमांटिक इमेजिनेशन को हम जोड़ते हैं नेशनल फीलिंग से, कि एक देश के लिए, एक कॉमन आइडेंटिटी के लिए, एक कंट्री के लिए, एक नेशन स्टेट के लिए लोगों के सेंटीमेंट को हम यूनाइट कैसे कर सके। तो उसके लिए एक पूरा का पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन होता है, मूवमेंट चलता है, जिसको हम बोलते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन। Culture encompassing art, poetry, stories and music played a vital role in shaping and expressing nationalist feeling during the formation of the idea of the nation। तो जो idea of nation था, ये जो हम बात करते हैं कि एक नेशन होगा, एक सॉवरेन कंट्री होगा, जहां पे रिपब्लिक होगा, वहां पे जो गवर्नमेंट होगा बाय द कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स होगा, तो उसके लिए लोगों को तैयार करना, उसके लिए लोगों के अंदर इमोशन को जगाना। ठीक है, उसमें जो पोएट्री है, उसमें जो आर्ट है, उसमें जो सॉन्ग है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं उसी को हम बोलते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन। एक कल्पना किया जा रहा था, ठीक है, कि एक कंट्री होगा
जहां पे सब लोग फ्री होंगे, सबको राइट्स मिलेगा, अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, ठीक है, सबको इक्वालिटी मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या था, एक रोमांटिक इमेजिनेशन था जो पूरे के पूरे यूरोप में उस समय क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था। तो रोमांटिसिज्म मूवमेंट एज अ कल्चरल फोर्स sought to foster a unique form of nationalist sentiment, emphasizing emotional and artistic expression, यानी आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस करके लोगों के अंदर सेंटिमेंट भरा जा रहा था, किस चीज के लिए, नेशनलिज्म के लिए, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज एक की रोल प्ले कर रही थी, ठीक है। लैंग्वेज हमेशा से कल्चर मूवमेंट में कल्चर का एक क्या होता है, हिस्सा है। लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। तो बेसिकली लैंग्वेज भी एक मेजर रोल प्ले करता है किस चीज में, नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने में। अगर आप इसको थोड़े से एग्जांपल से समझेंगे कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना परमानेंट फैक्टर है नेशनलिज्म की, तो इसका एक एग्जांपल हम समझेंगे कि एक बार आपको पता है, मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ वियना के समय 1815 के समय पोलैंड जो है ना बच्चों, वो रशिया को सौंप दिया गया था, ठीक है। पोलैंड वाज गिवन टू रशिया, रशिया को दे दिया गया था। अब रशिया क्या कर रही थी कि अपने डोमिनेंस को पोलैंड पे बढ़ाने के लिए, अपने डोमिनेंस को पोलैंड पे हावी करने के लिए, ठीक है, क्या कर रही थी, तो यहां पे रशियन लैंग्वेज को फोर्सफुली इंट्रोड्यूस कर रही थी कि पोलैंड में भी क्या बोला जाएगा, रशियन लैंग्वेज बोला जाएगा। क्यों, ताकि ये अपनी आइडेंटिटी को भूल जाए और धीरे धीरे रशियन आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट कर ले और रशिया का एक हिस्सा बन जाए, ठीक है। लेकिन लोगों को अपने पोलिश भाषा से, यानी कि पोलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, पोलिश, ठीक है, इससे इतना प्यार था कि इन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया, एक रिवोल्ट कर दिया, एक आर्म रेवेलियन हुआ, एक आर्म रिवोल्ट हुआ। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये इस बात से पता चलता है कि कैसे लैंग्वेज was also a prominent part of the नेशनलिज्म मूवमेंट, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों हमारा टॉपिक क्या है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट ड्यूरिंग द 1830s। तो जब हम देख रहे थे बच्चों कि 1830 से लेकर 1848 के बीच पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या था, तो उसका कारण था कि इस दौरान, इस टाइमलाइन में अगर आप देखेंगे तो पूरे यूरोप में हंगर, हार्डशिप, ठीक है, और रिवोल्ट तो हो ही रहे थे, ठीक है। तो ये हार्डशिप क्यों था, हंगर क्यों था, तो आप देखेंगे बच्चों कि इस समय पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी के हाफ में, जो हमारा समय है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, उस समय पूरे यूरोप में जो पॉपुलेशन है ना, वो क्या कर रहा था, अपने पीक पे था, सर्ज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। और जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन कैसा बच्चों, तो गांव से लोग कहां जा रहे थे, शहर जा रहे थे, इस उम्मीद में कि उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगा, लाइफ बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं इससे ये होता है कि जितने कंट्री साइड के लोग थे वो शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं और पूरे यूरोप के टाउन्स में जनसंख्या बढ़ जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है। और पॉपुलेशन बढ़ने से, बेरोजगारी बढ़ने से महंगाई बढ़ता है, महंगाई बढ़ने से जो कॉमन चीज है, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, उसके दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके बाद टैक्सेस वगैरह इंक्रीज कर दिया जाता है, तो जिससे कॉमनर्स थे उनका जीवन बहुत मुश्किल भरा बन जाता है, ठीक है। उनके लिए रोटी भी खाना क्या है, मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में उस क्या था, हार्डशिप का समय था। और दूसरी ओर नेचर भी इसमें एक प्रोवोकिंग रोल प्ले कर रहा है। क्या होता है, हार्वेस्ट अच्छा नहीं हो पाता है उसी दौरान, ठीक है। 1830 के दौरान क्या होता है, हार्वेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो अनाज वगैरह की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से और पूरे यूरोप के शहरों में पॉवर्टी, पूरे गांवों में क्या हो जाता है, पॉवर्टी आ जाता है, गरीबी आ जाता है और लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट करने लगते हैं, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल्स देखे जाते हैं। एक सेल्सिया एक छोटा सा रीजन था, ठीक है, जो आपको अभी तो खैर पोलैंड का हिस्सा है, उस समय वो पर्शिया के कंट्रोल में आता था, सेल्सिया, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल्सिया में क्या होता है बच्चों, तो सेल्सिया में जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर वो लोग थे जो छोटे छोटे किसानों को काम देते थे। उस समय सेल्सिया में वीवर लोग जानते होंगे आप, जो वीव करते हैं, वो लोग मिलके क्या करते हैं, एक कह सकते हैं छोटा सा रेवोल्यूशन होता है, एक रेवेलियन होता है। वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि इनके वेजेस को बढ़ाओ, महंगाई बढ़ गई है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम लोगों को क्या करो, वेजेस को भी बढ़ाओ, महंगाई इंक्रीज हो रही है, फूड का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा था। तो ये लोग डिमांड रखते हैं कि हमारे वेजेस को भी क्या करो, बढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद फिर इन दोनों में बहुत
एक रेबेलियन होता है, एक विद्रोह होता है और झड़प हो जाता है जिसमें 11 वीवर्स मारे जाते हैं। एक छोटा सा रिवॉल्यूशन था। तो कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे रिवॉल्ट जो है पूरे यूरोप में उस दौरान हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि गरीबी थी, फूड प्राइसेस के दाम बढ़ गए थे, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया था और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। इन 1848 पर्शियन टुक द स्ट्रीट ड्यू टू फूड शॉर्टेज एंड एक्सटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप समझेंगे कि पूरे यूरोप में ऐसा हो रहा था कब? 1830s के दौरान। अब आते हैं 1848, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है। तो इसी के नतीजे 1840s में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हंगर है, हार्डशिप है, इसी की वजह से क्या होता है, पूरे यूरोप के स्ट्रीट पे, सड़क पे लोग आ जाते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। उसी की बात है। इन द रीजन ऑफ यूरोप lacking independence, nation state like Germany, Italy, Poland, individuals from the liberal middle class joined forces. They merged their cause for constitutionalism with the aspiration of national unification. और कहीं ना कहीं इस हार्डशिप से जो वहां के जो कॉमनर्स थे, जो सिटीजन्स थे, वो परेशान हो जाते हैं और पूरे फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के, ये जो नेशन स्टेट नहीं है, फ्रांस तो क्या नेशन स्टेट बन चुका था, पोलैंड, जर्मनी, इटली, ठीक है, ये सब यूनाइट हो जाते हैं और एक साथ मिलकर कहते हैं कि हमको क्या चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। ठीक है, इसकी मांग करते हैं। Capitalizing on the widespread popular discontent throughout Europe, these middle-class individuals seized the opportunity to advocate for the establishment of nation-state grounded in parliamentary principle। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को लेकर कि एक गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए जहां पे पार्लियामेंट हो। और पार्लियामेंट, आपको पता है बच्चों, पार्लियामेंट क्या करते हैं? पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। उस कंट्री के लोगों का क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट। तो अब लोगों का विश्वास पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और लोग मांग करते हैं कि हम क्या करें, एक पार्लियामेंट्री बनाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उसी से हमारा देश चले। जिसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, नेशनल असेंबली जब बनाया गया था, कहां? फ्रांस में। तो ठीक ऐसा ही होता है बच्चों अब कहां? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में भी एक पार्लियामेंट बनती है। वहां के लोग जो कॉमनर्स थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, वो सब मिलकर एक पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कि जर्मनी यूनिफाइड कैसे होता है। मैंने आपसे बताया था कि जर्मनी छोटे छोटे क्या स्टेट में बटा हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा और पावरफुल स्टेट था वो था हमारा प्रूशिया, जिसका पूरे जर्मन रीजन में क्या था, कंट्रोल था। तो अब हम देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे होता है और साथ ही साथ इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप moved away from its association with democracy and revolution. Conservatives mobilized nationalism sentiment to promote state power. तो अब क्या होता है बच्चों कि जर्मनी में बेसिकली वहां के जो सिटीजन्स है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो लिबरलिस्ट है, वो सब मिलकर एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बनाते हैं? एक पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट। ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है बच्चों, इसमें अप्रोक्सीमेटली 831 मेंबर्स होते हैं। और ये कौन लोग थे जो इसको मिलकर बनाए थे? इसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, ट्रेडर्स थे। ठीक है, ये सब मिलकर एक पार्लियामेंट बनाते हैं और इस पार्लियामेंट में बैठ के वो सब बनाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, ये सब बनाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठकर। सेंट पॉल जो चर्च था उसमें उन्होंने बैठा था, अपने पार्लियामेंट को नाम दिया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और इन्होंने अपने लिए क्या बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव था कि जर्मनी को हम कैसे क्या करेंगे, वहां से ऑटोक्रेसी को खत्म करेंगे, वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे और जो मोनार्क है, जो राजा है, उसके पावर को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक खामी ये थी बच्चों कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पीजेंट है और जो वर्कर्स है उनको शामिल नहीं किया गया था। जो लेबर है, जो पीजेंट है, उनको शामिल नहीं किया गया था। हालांकि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, उस पूरे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को सपोर्ट था किसका?
इस पूरे पार्लियामेंट को वेल्दी क्लास के जो लोग थे, ठीक है, जिसको जंकर्स कहा जाता था, जो लैंड लॉर्ड्स थे, ठीक है बच्चों, जो जर्मन रीजन में जो लैंड लॉर्ड्स थे जिनको जंकर्स बोला जाता था, उन्होंने इस आइडिया को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को क्या किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है। अब ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर जाते हैं कहां, पर्शिया के पास। पर्शिया के जो राजा थे केसर विलियम, फेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है, फेडरिक विलियम फोर्थ के पास अब ये जाते हैं, ठीक है बच्चों। तब आप पूछेंगे बच्चों कि सर ये फेडरिक विलियम फोर्थ के पास ही क्यों जाते हैं और पर्शिया के राजा के पास क्यों जाते हैं? तो पर्शिया के राजा के पास इसलिए जाते हैं बच्चों क्योंकि उस समय पर्शिया के ही कंट्रोल में पूरा का पूरा जर्मन रीजन आता था, ठीक है। तो फेडरिक विलियम फोर्थ के पास ये जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, अपने डिमांड्स को लेकर, ठीक है। लेकिन जो पर्शिया के राजा थे वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इस पूरे आइडिया को ही, इस पूरे पार्लियामेंट को ही, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो पूरा का पूरा आइडिया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का फ्रांस में, सॉरी जर्मनी में, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये जो ड्रीम था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, ये जो ड्रीम था जर्मनी में डेमोक्रेसी लाने का, कॉन्स्टिट्यूशन लाने का, वो खत्म हो जाता है? नहीं बच्चों, वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन फिर कैसे होता है। तो धीरे धीरे अब जब पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन होता है तब कहीं ना कहीं जो मोनार्क थे, जो राजा थे, उनको ये बात समझ में आ जाता है कि ये जो रेवोल्यूशनरी है, ये जो मिडिल क्लास है, ये आज नहीं तो कल एक फिर से रेवोल्यूशन करेंगे, तो बेहतर है कि इनके डिमांड्स को हम अभी क्या कर ले, मान ले। तो फिर जो उस समय जो पर्शिया के राजा थे, ठीक है ना बच्चों, केसर विलियम फर्स्ट, वो क्या करते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, ठीक है। और उनके चीफ मिनिस्टर कौन थे, ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है। इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी बाद में जो यूनिफाइड स्टेट बनता है, नेशन स्टेट बनता है, तो उसके आर्किटेक्ट कौन थे, ऑटोमन बिस्मार्क। ये कौन थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, पर्शिया के किंग केसर विलियम फर्स्ट के, ठीक है बच्चों। इनको बुलाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि कैसे जर्मनी को हम एक यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाएंगे, इसकी तैयारी करो। तो अब ये तैयारी करते हैं। और कैसे यूनाइट होता है जर्मनी, तो ब्लड एंड आयरन से, ठीक है बच्चों। ब्लड एंड आयरन मींस कि पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को मिलाकर, ठीक है, तब जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। वॉर लड़ा जाता है, ठीक है बच्चों, 3 परमानेंट वॉर लड़े जाते हैं इस दौरान, और ये वॉर 7 सालों तक चलता है, और तब जाकर जर्मनी होता है यूनाइट और एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है। थ्री वॉर, वो 3 वॉर कौन कौन थे बच्चों, इसको भी देख ले एक बार हम लोग। The 3 war in 7 year, Bismarck engineered 3 war over 7 year, which resulted in Persia victory and completed the process of unification. पहला वॉर था डेनमार्क के साथ 1864 में, ठीक है। दूसरा वॉर था ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है, जो वॉर हुआ था 1866 में, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रिया जीत जाता है, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रिया हार जाता है और जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया के रीजन में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर पाता है। तीसरा वॉर हुआ था फ्रांस पर्शियन वॉर, जो 1870 से 1871 तक चला था। इसमें भी फ्रांस की हार होती है, पर्शिया जीत जाता है, और तब जाके यूनिफिकेशन होता है किसका, जर्मनी का। और जर्मनी के जो यूनाइटेड जर्मनी के, ये कह सकते हैं एक नए जर्मनी के जो हमारे किंग है, राजा है, एम्पियर है, किसको बनाया जाता है, तो केसर विलियम फर्स्ट, ठीक है बच्चों। केसर विलियम फर्स्ट को पर्शिया, जो पर्शिया के किंग थे, उनको जर्मनी का क्या बनाया जाता है, नया राजा बनाया जाता है जनवरी 1871 में, जब यूनिफिकेशन होता है किसका, जर्मनी का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा जर्मनी क्या हो गया है, यूनिफाइड हो गया है, एक नेशन स्टेट बन गया है। लेकिन आगे अभी हम पढ़ेंगे इटली की यूनिफिकेशन की बातें, कि इटली कैसे यूनिफाइड होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे जाए, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में वो कौन कौन से इवेंट थे जो प्रोमिनेंट थे, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन हुआ था किसका, जर्मनी का। एक बार बस गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए।
1848 रिवॉल्यूशन हुआ था बच्चों, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था, वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। दूसरा है राइज ऑफ पर्शिया। बिस्मार्क जो है वो चीफ मिनिस्टर जो थे, वो एक पूरा का पूरा आर्किटेक्ट करते हैं कि कैसे जर्मन को एक यूनिफाइड करके एक नेशनल स्टेट बनाएंगे, वो कौन कौन से वॉर होंगे जो हम लड़ेंगे। और फिर 3 तरह के वॉर लड़े जाते हैं, डेनिश वॉर, ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर, फ्रैंको पर्शियन वॉर, ठीक है। और अंत में 1871 में प्रोक्लेमेशन होता है, सेरेमनी होता है वर्साई महल में, और जर्मन इंपेरर है ना केसर विलियम फर्स्ट को वहां का राजा बना दिया जाता है। दैट वाज द स्टोरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे, ठीक है बच्चों। तो इटली की यूनिफिकेशन कैसे हुई थी? अगर आप देखेंगे बच्चों जर्मनी और इटली की कहानी, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है। समझते हैं पहले यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली की अगर बात करें हम, तो इटली का इतिहास रहा है, इटली हमेशा से छोटे छोटे किंगडम्स में क्या था, डिवाइडेड था। ऑलमोस्ट 7 किंगडम्स में क्या थे, डिवाइडेड थे, ठीक है। अगर हम इटली की बात करें, मान लेते हैं कि ये बच्चा इटली है, ठीक है, इमली नहीं इटली, ये क्या है, इटली है बच्चों। तो इटली की अगर हम बात करें, तो इटली 7 स्टेट्स में क्या था, डिवाइडेड था। और सिर्फ स्टेट में नहीं, यहाँ पे डोमिनेंस, कंट्रोल और पावर का भी क्या था, डिवीजन था, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ रीजन की, ठीक है बच्चों, तो नॉर्थ में जो है बस एक रीजन था हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं सर्डिनिया पेडमेंट, ठीक है। वहीं पे बस इटालियन का क्या था, इटालियन प्रिंसली स्टेट का वहां पे क्या था, रूल था। बाकी रीजन में, जैसे कि नॉर्थ की बात करें अगर हम, तो नॉर्थ में यहाँ पर स्टीरियन हैब्सबर्ग एम्पायर का क्या था, डोमिनेंस था, कंट्रोल था। अगर साउथ की बात करें बच्चों, तो साउथ में अगर आप देखेंगे तो स्पेन का, किंगडम ऑफ स्पेन, इसका डोमिनेंस था, इसका कंट्रोल था। और जो बीच में हमारा जो सेंट्रल इटली नजर आता है, वहां पे पोप का रूल था, पोप का कंट्रोल था, पोप का डोमिनेंस था। तो आप देखेंगे कि पूरे इटली जो है, वहां पे पावर का भी क्या है, डिवीजन है। स्टेट तो ऑलरेडी 7 किंगडम्स में डिवाइडेड है, और डोमिनेंस भी क्या है, डिवाइडेड है। नॉर्थ में स्टीरिया हैब्सबर्ग एम्पायर का, साउथ में स्पेन का, और मिडिल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में इटली के किसका डोमिनेंस है, तो पोप का है। एक ही रीजन था उस पूरे इटली में, ठीक है, जिसको सर्डिनिया पेडमेंट बोलते हैं, जहां पे रूल था इटालियन प्रिंसली स्टेट का, ठीक है बच्चों। तो अब इसके यूनिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, तो हमने आपसे कहा था गिप्सी मजीनी, है ना, जिन्होंने हम लोग पहले पढ़े थे, जिन्होंने यंग इटली, है ना, और सीक्रेट सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, वो उनको कहा जाता है, गिप्सी मजीनी को, सोल ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत पहले 1848 के आसपास ही बात की थी किसकी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। हालांकि वो इसमें फेल हो जाते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आइडियाज जो है वो यूरोप के, इटली के लोगों को पसंद आता है। अब यहाँ पे जो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, उनका नाम था काउंट कैमिलियो डे केबोर, ठीक है, इनको ब्रेन कहा जाता है। ये कौन थे, ये चीफ मिनिस्टर थे सर्डिनिया पेडमोंट के, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक टाई करते हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक अलायंस करते हैं, और एक वॉर लड़ा जाता है 1859 में ऑस्ट्रिया के साथ। और ऑस्ट्रिया जो हमारा नॉर्थ पार्ट में है, उसको क्या कर लिया जाता है, एनेक्स कर लिया जाता है, और इटली में शामिल कर लिया जाता है। यानी कि जो नॉर्थ में जो पहले ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर का जो रूल था, डोमिनेंस था, अब वो खत्म हो जाता है, और ये इटली में क्या हो जाता है, यूनाइट हो जाता है बच्चों। ठीक उसी तरह से विक्टर एमुलियन जो है, सॉरी गिप्से गाबेदेली, ठीक है, इनको स्वॉर्ड कहा जाता है, तलवार कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, कि इन्होंने भी क्या किया था, रेड शर्ट आर्मी को साउथ इटली में लीड किया था, और साउथ इटली को एनेक्स करवाया था, साउथ इटली को आजाद कराया था, इंडिपेंडेंट कराया था, और इसको भी इटली में क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। नॉर्थ और साउथ दोनों क्या हो गए, अब आजाद हो गए हैं। तो पोप को लगता है कि अब समय आ गया है कि हम भी क्या कर दे, इटली को छोड़ दे, और पोप भी सरेंडर कर देते हैं, और तब जाकर इटली का क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है, और विक्टर एमुलियन सेकंड को राजा बना दिया जाता है यूनाइटेड इटली इन 1861। यानी 1861 में हमारे इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है, और विक्टर एमुलियन सेकंड बनते हैं फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा कि जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। इन दोनों की यूनिफिकेशन में कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वॉर करके एक लंबे
एक अपसर्ज कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशन के तहत क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है और यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों ब्रिटेन की, ठीक है, तो ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि जो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ बच्चों वो ऐसे नहीं होता, उसमें कोई वॉर नहीं लड़ा जाता है, वो कोई सडन अपहील नहीं था, ठीक है, वो ग्रेजुअल था, वो पॉलिटिकली ये यूनाइटेड किया गया था ब्रिटेन को। कैसे किया गया था पॉलिटिकली, उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। उससे पहले बच्चों कि हम इस पे जाए, ब्रिटेन पे जाए, एक बार हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फिर से कि इटली में क्या क्या हुआ था, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले 1830s में फॉर्मेशन ऑफ यंग इटली, गिप्सी मजीनी, ठीक है, जिन्होंने आइडिया रखा था इटली यूनिफिकेशन का। 1858 में वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कैवोर, जो फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस किए थे और युद्ध किए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए थे। 1860 में क्या हुआ था बच्चों, एक्सपेडिशन ऑफ द 1000, ठीक है, और गाबदली साहब जो थे उन्होंने साउथ इटली को आजाद कराया था, ठीक है बच्चों। 1861 में प्रोक्लेमेशन ऑफ किंगडम और विक्टर एमुलियस सेकेंड को बना दिया जाता है किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। उसके बाद 1870 में भी एक छोटा सा कह सकते हैं वॉर हुआ था, एनेक्सेशन ऑफ रोम, रोम को भी शामिल कर लिया जाता है फाइनली किसमें, इटली में, इटालियन आर्मी के द्वारा, और तब रोम जाकर बनता है कैपिटल ऑफ यूनाइटेड इटली। तो ये इटली की कहानी थी बच्चों। अब हम लोग आते हैं ब्रिटेन पे। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of a sudden upheaval or revolution but a long drawn out process। बेसिकली जो हमारा ब्रिटेन है वहां पे कोई रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका था, रेवोल्यूशन वहां ऑलरेडी पार्लियामेंट आ चुका था, वहां ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश था, तो वहां पे कोई रेवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, वहां पे ग्रेजुअल पॉलिटिकल चेंजेस होता है जिसके वजह से वहां पे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है। वो कैसे होता है बच्चों, द एक्ट ऑफ यूनियन 707, एक एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट से ब्रिटेन में 1707 में, जो पैक्ट किसके किसके बीच होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, ठीक है, और इस पैक्ट के अंडर जो स्कॉटलैंड है वो हिस्सा बन जाता है यूनाइटेड किंगडम का, यानी कि इंग्लैंड का, ठीक है। और फिर वहां पर धीरे धीरे जो इंग्लिश लोग हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे अपने कल्चर का, अपने लैंग्वेज का डोमिनेंस बढ़ाते हैं, और वहां जो स्कॉटलैंड का जो अपना कल्चर है, वहां स्कॉटलैंड का जो अपना लैंग्वेज है उसको धीरे धीरे वहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ग्रेजुअल चेंज के तहत स्कॉटलैंड पूरी तरीके से पार्ट बन जाता है किसका, एक यूनाइटेड इंग्लैंड का, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर एक्ट ऑफ यूनियन पास किया जाता है 1801 में, जिसमें आयरलैंड को फोर्सफुली शामिल कर लिया जाता है किसमें, किंगडम ऑफ इंग्लैंड में। ये कैसे किया जाता है बच्चों, तो अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड में ऑलरेडी एक सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन था, ठीक है, वहां आपस में लोग लड़ रहे थे रिलीजन के नाम पे, एक कैथोलिक बिलीफ सिस्टम को मानने वाले लोग थे, दूसरे प्रोटेस्टेंट बिलीफ सिस्टम को मानने वाले लोग थे, और ये दोनों आपस में ही क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाता है ब्रिटेन, ठीक है, और क्या करता है, आयरलैंड को शामिल कर लेता है फोर्सफुली इसमें, यूके में, और इस तरीके से जाकर यूनिफिकेशन होता है 1801 में किसका, आयरलैंड का और यूनाइटेड किंगडम का। तो जब आयरलैंड और स्कॉटलैंड शामिल हो जाते हैं ब्रिटेन में, तब जाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, उसके बाद जब ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं तब क्या करते हैं ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन की जो अपनी कल्चर थी, जो इंग्लिश लैंग्वेज था, उसको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे जो आयरलैंड की अपनी आयरलैंड का अपना लैंग्वेज था, आयरलैंड का अपना जो कल्चर था, वो धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, और अंत में ब्रिटेन बन जाता है एक यूनाइटेड किंगडम। तो ये था हमारे ब्रिटेन का केस कि ब्रिटेन कैसे यूनाइटेड होता है बच्चों। आगे हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है बच्चों। ये क्या था बेसिकली, इसको समझते हैं हम लोग। आर्टिस्ट पर्सोनिफाइड द नेशन यूजिंग फीमेल एलर्जीज, ठीक है बच्चों, एलर्जीज वगैरह बनाए जा रहे थे उस समय, पर्सोनिफाइड किया जा रहा था बेसिकली एक नेशन को, एक देश को, ठीक है, फीमेल फिगर का रूप दिया जा रहा था, पर्सोनिफाइड किया जा रहा था कि देश क्या है, एक पूरे के पूरे माँ की तरह है,
ठीक है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को नर्चर करती है, उसको एक नया जीवन देती है, वैसे ही एक देश वहां के रहने वाले लोगों को क्या करता है, एक नया जीवन देता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट को यूनाइट करने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा था। जो आर्टिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, पोर्ट्रे बना रहे थे, फीमेल फीमेल फिगर का पोर्ट्रे बना रहे थे और उसको अलग अलग नाम दे रहे थे। जैसे कि मैरियाना कहाँ कहाँ, फ्रांस का है, रिप्रेजेंट द रिपब्लिक एंड लिबर्टी। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये मैरियाना का पिक्चर है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जैसे हमारे यहाँ भारत माता होती है, ठीक है, जो एक तरीके से एक एलर्जी है, एक पर्सोनिफिकेशन है किसका, इंडिया का, भारत का, देश का, ठीक है। तो भारत माता जिसके साथ हम सब भारतीय क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, हम सब का सेंटीमेंट वहां पे जाके क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, हमको एक कॉमन आइडेंटिटी देती है वो एक तस्वीर। उसी तरीके से जो मैरियाना है, ठीक है बच्चों, ये फ्रांस के लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी देता है, एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का लोगों को क्या होता है, एहसास होता है। इसलिए जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या बनाया था, एक फीमेल फिगर बनाया था, जिससे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्रांस को, पूरी कंट्री को और वहां के लोगों के सेंटिमेंट को। ठीक ऐसा ही जर्मेनिया, ठीक है, ये जर्मनी का था, ठीक है बच्चों। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जर्मेनिया का है। इनके एक हाथ में स्वॉर्ड है, तलवार है। ये तलवार क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तलवार सिंबलाइज करता है कि कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी एक नेशन स्टेट बना। उसके लिए तलवार की क्या थी, इस्तेमाल किया गया था, तलवार से लड़ा गया था। 7 सालों तक एक वॉर चला था, ठीक है, 3 वॉर चला था बेसिकली। तो इस तरीके से जर्मेनिया क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है कि उसको बच्चों डेपिक्ट विद द स्वॉर्ड, ठीक है, विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि लड़ने के लिए भी तैयार रहिए हमेशा, ठीक है, रेडीनेस टू फाइट एंड विलिंगनेस टू पीस, कि आप लड़ने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि वॉर के बाद ही एस्टेब्लिश होता है क्या चीज, पीस। एक गहरी शांति के लिए एक भयानक युद्ध भी जरूरी है। ऐसे तो जरूरी नहीं है वॉर, लेकिन वॉर के बाद हमेशा एक लॉन्ग टर्म पीस का एस्टेब्लिशमेंट होता है। यही इतिहास रहा है, यही हिस्ट्री रहा है। तो बेसिकली विजुअलाइजिंग द नेशन में हम लोगों ने देखा बच्चों कि कैसे एक नेशन को, एक कंट्री को, ठीक है, दिखाया जा रहा है वाया पोर्ट्रे ऑफ फीमेल एलर्जीज, ठीक है बच्चों। आगे जो हमारा टॉपिक है अब वो है बच्चों, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूरोप के रेवोल्यूशन में कौन कौन से ऐसे सिंबल है, एलर्जीज है, ठीक है, जो यूज किया गया है, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या मतलब है, मीनिंग्स है, उसको एक बार बस रिवाइज कर लीजिए। आप लोगों ने ब्रोकन चेन देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो किस चीज को सिंबलाइज करती है बच्चों, लिबर्टी एंड बीइंग लिबर्टेड, यानी कि ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट करता है कि अब आप क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, लिबरेट हो चुके हैं। ब्रेस्ट पेटल विथ ईगल, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, स्ट्रेंथ को, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, जर्मन एम्पायर का सिंबल है ये, और ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा बच्चा क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये जो ओक लीव्स का जो क्राउन है जो जर्मेनिया पहनी हुई है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हीरोइज्म को। हीरोइज्म दिखाइएगा तभी देश को आजाद करा पाइएगा। फिर है सॉर्ड, तलवार, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रेडीनेस टू फाइट, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहिए। ऑलिव ब्रांच अराउंड सॉर्ड, सॉरी ये ऑलिव ब्रांच ये था जर्मनिया का, ठीक है। ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, विलिंगनेस टू मेक पीस, ठीक है, शांति के लिए हमेशा क्या है, तैयार है। रेज ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर का जो आप कह सकते हैं एसेंस है वो यही तो है, रेज ऑफ राइजिंग सन, ठीक है बच्चों। रेज ऑफ राइजिंग सन बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे यूरोप के लोग एक इतनी लंबी रेवोल्यूशन के लिए तैयार होते हैं, इतना हार्डशिप झेलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी उम्मीद से कि हमारे सपनों का जो देश है, जो फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन था यूटोपिया, भले वो यूटोपिया हो लेकिन वो रियलिटी बन सके, इसके लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे पूरे यूरोप के लोग, उनको यही तो उम्मीद थी कि एक नया सवेरा आएगा, एक नई बिगिनिंग आएगी, एक नया देश बनेगा जहां सबको आजादी होगा, सबको फ्रीडम होगा, लिबर्टी होगा, इक्वालिटी होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी का ये पूरा का पूरा क्या था, कॉन्सिक्वेंस था, आउटकम्स था, ठीक है। और फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन था यूटोपियन कंट्री का, यूटोपियन वर्ल्ड का, ठीक है बच्चों, वो धीरे 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 एक रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होता है, हमने इसी चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये वो सिंबल्स है जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक वो है बच्चों, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। जब आप बात करते हैं नेशनलिज्म की, ठीक है बच्चों,
तो हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो जब नेशनलिज्म भी ज्यादा हो जाए, जब आप नेशनलिज्म के नाम पे अपने आसपास के छोटे देशों को क्या करने लगे, अपने में शामिल करने लगे, आपकी आइडिया एक्सपेंशनिस्ट हो जाए, आप दूसरे देशों को जो कमजोर है उनको गुलाम बनाने लगे, ठीक है, इसी को तो हम इंपेरियलिज्म बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बेसिकली इंपेरियलिज्म का शुरुआत कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के बाद ही हुआ। जब नेशनलिज्म हो रहा था तो जो कंट्री आजाद हो रहे थे, एक नया स्टेट बना रहे थे, एक नई कंट्री बन रही थी, उनके अंदर यह डर भी था कि कहीं फिर से हमारा गवर्नमेंट, फिर से हमारा देश टुकड़ों में बिखर न जाए, ठीक है। इसीलिए वो पावरफुल बनना चाहते थे, अपने रिजीम को, अपने कंट्री को ताकतवर बनाना चाहते थे, और इसके लिए एक पूरी की पूरी होड़ शुरू हो जाती है पूरे बल्कान रीजन में, पूरे यूरोप में बेसिकली, ठीक है, पूरे दुनिया में बेसिकली। तो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा था इंपेरियलिज्म, यानी जो कंट्री है वो अपने आप को पावरफुल बनाने के होड़ में लगी हुई है, ठीक है। मिलिटराइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े मिलिट्री में इन्वेंशन हो रहे हैं, बड़े बड़े हथियार बन रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंट्री जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या करता है, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपने आसपास के रीजन को दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करता है, और पूरे बल्कान रीजन में इसके वजह से क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। और इसी इंपेरियलिज्म का नतीजा था, आउटकम था, कॉन्सिक्वेंस था कि आपने देखा, हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि 1914 में एक वॉर शुरू होता है, जिसको हमने कहा था, है ना, मदर ऑफ ऑल वॉर, या फिर वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक जो आप लोगों ने देखा, 4 साल का जो युद्ध चला था, ठीक है बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो इसी इंपेरियलिज्म का कॉन्सिक्वेंस था, ठीक है। जो बल्कान रीजन में हो रहा था, इसी का नतीजा था, इसी का आउटकम था, इसी का कॉन्सिक्वेंस था कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग नेशनलिज्म पढ़ा, इंपेरियलिज्म पढ़ा, और अब एक बार पूरे चैप्टर का थोरोली हम रिवीजन कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, टाइमलाइंस क्या क्या है, ठीक है बच्चों। 707 एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड शामिल हो जाता है इंग्लैंड में। 1789 द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द स्टार्ट ऑफ रेवोल्यूशन in the entire Europe. 1804 Napoleonic Code introduced, ठीक है बच्चों। 1815 the defeat of Napoleon, Treaty of Vienna and the rise of conservatism. 1821 start या beginning of the struggle for independence of Greece. 1824 death of Lord Bryan. लॉर्ड ब्रायन कौन थे बच्चों, एक बार आप लोग उसको देखेंगे। लॉर्ड ब्रायन वाज अ ब्रिटिश पोएट। लॉर्ड ब्रायन वाज अ ब्रिटिश पोएट, जो ऑल द वे इंग्लैंड से जाते हैं कहां, ग्रीस में। क्यों? फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। ये कहीं ना कहीं स्कॉच को साथ जुड़े हुए थे, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ जुड़े हुए थे, और वो जाते हैं ग्रीस में, वहां की आजादी में, वहां की रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इनकी इलनेस से मौत हो जाती है, इलनेस की वजह से मर जाते हैं। ये बहुत बड़े पोएट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था ग्रीक के इंडिपेंडेंस में, ठीक है बच्चों। 1830 में क्या होता है बच्चों, जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है। 1832 में क्या होता है बच्चों, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जहां पे ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। 1834 में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ज़ेर्बरीन, और कैसे कस्टम्स ड्यूटीज को हटा दिया गया था, बैरियर्स को हटा दिया गया था, इकोनॉमिक बैरियर को। 1848 बच्चों, रेवोल्यूशन इन यूरोप, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट। 1859 to 1870 यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1866 to 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 1871 the proclamation of German Empire at Versailles, and 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर begins। और इसका रूट कॉज क्या था बच्चों, है ना, तो जो बल्कान में हो रहा था वही था। तो ये था आपका चैप्टर, और आज हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो स्टे ट्यून कि हम लोग और भी चैप्टर्स का इस पर रिविजन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सबका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में अगले किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।